चलो स्टार्ट करूँ। एसिड बेस सॉल्ट, बहुत इजी चैप्टर है, सच बता रही हूँ, बहुत इजी चैप्टर है हम सब के लिए, ठीक है। बाकी सबको हार्ड लगेगा पर तुम्हें बहुत आसान लगेगा। बस एक कंडीशन है, जितना आज मैं पढ़ाऊंगी उतना घर जाके तुरंत याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा एंड जब ये लास्ट वाला सेक्शन आएगा ना तब तो डेली टेस्ट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल लर्निंग वाला पोर्शन है, उसे साथ साथ याद कर लिया तो बहुत बढ़िया। और अगर 2 सॉल्ट भी एक साथ करने लगोगे ना तो सब कंफ्यूजिंग हो जाएगी और फिर चैप्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आज पढ़ा रही हूँ उतना कल सब लोग जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो, बहुत आसान सा चैप्टर है, हम लोग आज इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, एसिड और बेस। एक्चुअली में तो इनके बारे में भी बात नहीं करेंगे, इनकी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सी टेस्टिंग है इसकी, ठीक है। 1-2 दिन में ना ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है लिटमस पेपर और इंडिकेटर। जब वो ऑनलाइन आ जाएंगे ना तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे वो कलर चेंज होते हुए दिखाऊंगी करके। अगर आज आ जाते ना, कल भी मैंने केमिस्ट्री की क्लास इसी रीज़न से नहीं ली थी, मैं सोच रही थी कि आज डिलीवरी हो जाएगी, आज भी डिलीवरी नहीं हुई, तो इसलिए आज चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो फिर एकदम लाइव करके देखेंगे। आप पहले सुनो, हमारी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, आप लोग केमिस्ट्री की लैब में गए हो? केमिस्ट्री की लैब में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ना, उनमें से कुछ एसिड होंगे, कुछ बेस होंगे और बचे हुए सॉल्ट होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में बस यही 3 चीज़ें हैं, कुछ एसिड, कुछ बेस एंड कुछ सॉल्ट, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हमें एसिड नहीं पढ़ना, आज हमें बेस नहीं पढ़ना, हमें इनकी टेस्टिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हम कैसे चेक करेंगे कि ये चीज़ एसिड है या कैसे चेक करेंगे कि ये चीज़ बेस है। पहले छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगी, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी। एसिड क्या होते हैं, एकदम छोटी 8th क्लास में जो बात पढ़ी थी बस वो समझाना चाह रही हूँ। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, जो टेस्ट में क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट। अब सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ होते हैं बहुत वीक एसिड, कुछ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो आपके हाथ पे डलते ही आपको क्या कर देंगे? बर्न। तो उन्हें तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ वीक एसिड को ही टेस्ट कर पाते हैं। एंड वीक एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर, खट्टे होते हैं वो। अब जो भी तुम फ्रूट्स खाते हो ना, जो भी खट्टी चीज़ हो, फ्रूट्स ही नहीं, जो भी खाना तुम खट्टा खाते हो ना, उन सब में क्या प्रेजेंट है? एसिड। एग्जाम्पल, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पिकल्स, कर्ड, विनेगर, सिरका। जो भी चीज़ टेस्ट में तुम्हें खट्टी लगेगी ना, उन सब में क्या प्रेजेंट है? वीक एसिड। समझ गए? तो वीक एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? सॉर, खट्टे। समझ आ गया? दूसरा एग्जाम्पल, अब बेस की बात कर लेते हैं। अगेन स्ट्रॉन्ग बेस को तो हम टेस्ट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस को आपके हैंड में डाला जाएगा ना तो वहाँ पे ना ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। वो जब बहुत ज़्यादा जलता है तो हिंदी लैंग्वेज में वो नहीं कहते, गोल गोल चीज़ें नहीं बन जाती हैं, छाले, राइट, छाले, ठीक है। अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस को हैंड पे डालते हैं ना तो छाले पड़ जाते हैं। तो फिर से वीक बेस को ही टेस्ट किया जाएगा। तो वीक बेस टेस्ट करने में कड़वे होते हैं, ठीक है। कैसे होता है? बिटर इन टेस्ट, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं बेस का क्या है? आपका कोलगेट। अब वो कड़वा तो होता नहीं है तो उसका फ्लेवर चेंज किया जाता है। अगर कड़वा होगा टूथपेस्ट तो आप लोग करोगे थोड़ी, इसीलिए उसका टेस्ट चेंज किया जाता है। अदरवाइज जितने भी बेस होते हैं वो सब टेस्ट में कैसे होंगे? बिटर, ठीक है। तो आपका जो टूथपेस्ट है, आपका जो सोप होता है, आपका जो शैम्पू है, ठीक है ना, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, ये सब क्या है? बेस। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? ये बहुत छोटी सी बात बताई है जो तुम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी होगी। हम इससे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, बट आज मुझे ये नहीं पढ़ाना। आज मुझे पढ़ाना है एसिड और बेस का हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। तो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? तो यहीं से तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है। डाल दो हेडिंग, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स शुरू करूं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करने पर बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। हाँ अध्ययन, तुम कुछ बोल रहे थे, डेफिनेशन समझ गए? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स
वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। क्या करेंगे? और उन कलर के बिहाफ पर तुम बताते हो कि एसिड है या बेस है। हाँ, वो अलग है, वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर है, वो अभी पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर है। अभी हम सिर्फ इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपना कलर चेंज करेंगे और उन कलर के नेम तुम लर्न करोगे और फिर उसके बिहाफ पर तुम बताओगे कि सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है। समझ गए? अब हमारे पास इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं। एक इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। एक इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल। और दूसरा इंडिकेटर क्या होता है? सिंथेटिक। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स अभी पढ़ते हैं। पहले इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिख लो। दो सब्सटेंस, इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिख लो। दो सब्सटेंस which change their color to identify the acid or base, to identify acid and base. Then there are two types, natural, synthetic, ठीक है। टू टाइप्स के इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। बड़े आगे, अब नेचुरल तो तुम्हें नाम से ही पता चल गया ना, जो नेचर से मिलते हैं उन इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। समझ गए? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होंगे? जो हमें नेचर से मिलेंगे। ये इंडिकेटर्स आपको प्लांट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे? जो हम केमिकली लैब में बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स आपको नेचर से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट से मिल जाएंगे, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम लोग केमिकली मिनरल से या केमिकल सब्सटेंस से लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल जो सबको पता है, टर्मरिक। क्या होता है टर्मरिक? हल्दी। टर्मरिक, ठीक है ना, टर्मरिक, हल्दी। दूसरा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टर्मरिक, हल्दी के बारे में पढ़ते हैं बहुत अच्छी से। और टर्मरिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। पहले कहानी बताऊंगी, बाद में क्वेश्चन बताऊंगी। पूछो मैडम। अभी आते हैं पहले। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब। सिंथेटिक इंडिकेटर की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। इस चैप्टर में ऑलरेडी इतना सब कुछ है बोर्ड में पूछने के लिए, तो वो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। अब सुनो जरा, हल्दी का कौन सा कलर होता है? सही है ना। अब तुम लोगों ने व्हाइट ड्रेस कभी पहनी है, उस पर कभी हल्दी का दाग लगा है? ठीक, फिर वो धुला होगा तो येलो कलर का स्टेन हटता नहीं है, पर वो येलो नहीं रहता धुलने के बाद। ध्यान दिया है कभी? अगर तुम्हारे व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पे, अब तो हट जाता है वैनिशर पहले नहीं हटता था। देखो, अगर हमारा व्हाइट कलर का क्लॉथ है, ठीक, उस पे हल्दी के दाग लग जाता है, येलो कलर का स्टेन लग जाता है, तो जब हम उन कपड़ों को धोते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है या थोड़ा सा ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है, पर आफ्टर वॉशिंग वो येलो कलर में नहीं रहता। अब आप घर जाना, कोई भी व्हाइट कलर का कपड़ा उठाना, उसे पहले हल्दी के सॉल्यूशन में डालना। अरे हैंकी ले लेना, उसका छोटा सा कॉर्नर ले लेना। प्रैक्टिकली लाइफ में काम करोगे ना तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तो उसे हल्दी वाले सॉल्यूशन में डाल देना, फिर उसके ऊपर डिटर्जेंट का सॉल्यूशन डालना, तो तुम्हें क्लियरली तुरंत दिखाई देगा वो येलो कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। हाँ हाँ बोलो। देखो, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी क्या है? एक नेचर से मिल रही है ना, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर है। जिसका अपना खुद का कलर कैसा होता है? येलो। जिसका खुद का कलर कैसा होता है? लेकिन जब इस हल्दी पर हम लोग बेस डालते हैं, क्या डालते हैं? तो ये अपने कलर को चेंज कर लेती है और ये अपने कलर येलो को किस में कन्वर्ट कर लेती है? रेडिश ब्राउन कलर। तो हो गया ना, एसिड में नहीं। ठीक है, समझ गए? हमारा जो टर्मरिक होता है वो बेस की प्रेजेंस में अपने येलो कलर को किस में कन्वर्ट कर लेता है? रेडिश ब्राउन कलर में।
समझ गए मेरी बात? अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, वाई आफ्टर वॉशिंग द स्टेन ऑफ टर्मरिक कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर। समझ गए? ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। हाँ हाँ, तो स्टेन तो येलो होता है ना, वो धुलने के बाद चेंज हो गया ना। स्टेन हल्दी है, हल्दी का स्टेन तो येलो ही होगा ना, लेकिन जब आप उसे धोगे तो किस चीज से धोगे? हाँ, अब देखो, या तो आप लोग सोप से वॉश करोगे या फिर आप डिटर्जेंट से वॉश करोगे। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को, हमारा सोप या हमारा डिटर्जेंट का नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो साबुन लगाने पे या डिटर्जेंट लगाने पे अब हल्दी अपने कलर को चेंज करेगी, तो वो येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेडिश ब्राउन। समझ गए? नोट्स में भिजवा दूंगी आज ही, इस चैप्टर के नोट्स तो आज ही मिल जाएंगे शाम तक। तो जितना भी मैं आज पढ़ा रही हूँ ना, कल सब लोग उसे तुरंत याद करके लेकर आओगे। डेली लर्न करना है। समझ गए ना मेरी बात को? तो टर्मरिक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ आ गया। ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखोगे कि आपका जो सोप है या आपका जो डिटर्जेंट है उसका नेचर क्या होता है? बेसिड, एंड टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, सो इट कन्वर्ट इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है? टर्मरिक बेस की प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज करती है, इसलिए येलो कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? दूसरा नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस पेपर। हमें दो तरह के लिटमस पेपर मार्केट में मिलते हैं। एक तो लिटमस पेपर रेड कलर का होता है और एक लिटमस पेपर, ठीक है, देख लेना हमारे पास कितनी तरह के लिटमस पेपर होते हैं? दो। एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, जो हमारा रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, ठीक, मान लो कि ये मेरे पास कौन से कलर का लिटमस पेपर है? ब्लू। और ये कौन से कलर का लिटमस पेपर है? ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। ठीक है? अब मैंने ना लेमन जूस लिया। क्या लिया? लेमन जूस। टेस्ट में कैसा है? टेस्ट में कैसा है? तो उसका नेचर क्या हुआ? लेमन जूस टेस्ट में सॉर है, एंड क्योंकि खट्टा है इसीलिए उसका नेचर क्या है? एसिड। तो दैट मीन्स मैं ब्लू लिटमस पेपर पे क्या डाल रही हूँ? एसिड। ठीक है? हम ब्लू लिटमस पेपर पे क्या डाल रहे हैं? तो जैसे ही आप लोग ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड की ड्रॉप डालोगे ना, तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। समझ गए? कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? लेकिन किसके लिए? एसिड के लिए। तो याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर पर जैसे ही एसिड डलता है वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है? ये बोर्ड में एग्जाम पूछा जाता है। समझ गए? बोर्ड में ये कलर्स पूछे जाते हैं बस एक नंबर में, तो ये कलर्स याद रख लेना। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में किस में कन्वर्ट हो जाता है? समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अगर मैं इस ब्लू लिटमस पेपर पे ही, ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर था एंड अब मैंने इसके ऊपर बेस डाल दिया। क्या डाल दिया? बेस डाल दिया। तो क्या होगा? नो कलर चेंज। कोई भी कलर में चेंज नहीं आता। नो कलर चेंज। समझ गए मेरी बात को? क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड की वजह से कलर चेंज करता है, बेस की वजह से कलर चेंज नहीं करता। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? अब बात कर लेते हैं रेड लिटमस पेपर की। अब रेड लिटमस पेपर ठीक इससे उल्टा हो जाएगा। समझ गए? अगर मैं रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालूंगी, क्या डालूंगी? तो कोई कलर चेंज, नो कलर चेंज। ठीक उल्टा, ब्लू लिटमस पेपर एसिड की वजह से कलर चेंज करता था एंड आपका रेड लिटमस पेपर एसिड की प्रेजेंस में कलर चेंज नहीं करता। क्लियर हो गया? लेकिन अगर अब मैं इस रेड लिटमस पेपर पे क्या डालने लगूंगी, तो अब ये अपना कलर कैसा बना लेगा? समझ गए क्या मेरी बात? अब जब ये कलर याद हो जाते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है ना? तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, तुम लोग चाहो तो इसे लर्न कर सकते हो और नहीं चाहते हो तो फिर ये ट्रिक लर्न कर लेना। बार वर्ड सुना होगा ना सब लोगों ने? सुना है ना? ये तो सब ने सुना है, बार। सही है ना? ठीक। बी फॉर ब्लू, ए फॉर एसिड, आर फॉर, सही है ना? इससे याद कर सकते हो। ब्लू लिटमस पे एसिड डालो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बस एक ही तो नाम याद करना है, बाकी तो सब याद ही हो जाएंगे।
अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड में कलर चेंज करेगा तो बेस में कलर चेंज, सही है ना, सही है। एक लिटमस पेपर एक की वजह से ही कलर चेंज करता है, दोनों की वजह से कलर चेंज नहीं करता। अगर ब्लू लिटमस ने एसिड में कलर चेंज किया था तो बेस में वो कोई कलर चेंज, और अगर ऊपर वाले ने एसिड में कलर चेंज किया है तो नीचे वाला किस में कलर चेंज करेगा। तो आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस वर्ड को याद कर सकते हो, बार, जो बहुत कॉमन वर्ड है और सबको अच्छे से पता है, सही है। B फॉर ब्लू, A फॉर एसिड, R फॉर रेड, समझ गए ना। तो मैंने कहा कि ये लिटमस पेपर है, क्या है, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड बन जाएगा और बेस में कोई कलर चेंज नहीं करेगा। रेड लिटमस पेपर एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करेगा एंड बेस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अब पॉइंट ये है कि मैंने कहा था कि मेरा लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है, तो नेचर से मिलता होगा। नेचर में एक प्लांट होता है लिचिन प्लांट, ठीक है ना, LITCHEN, लिचिन प्लांट, लिचिन, ठीक है। इस प्लांट को ना हम क्या करते हैं, इसकी जड़ों को निकालते हैं और उसे बहुत कूटते हैं, मतलब पीसते हैं, और उसका क्या करते हैं, जूस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वही जूस से हम इस पेपर को तैयार करते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या है, आपका एक नेचुरल इंडिकेटर, समझ आ गया। तो हमारे सिलेबस में 2 ही नेचुरल इंडिकेटर हैं, बोलो। 2 तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास 2 ही नेचुरल इंडिकेटर है, एक टर्मरिक सिलेबस में और दूसरा लिटमस पेपर, ठीक। दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिए, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं क्या। अब किसकी बात करनी है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। पढ़े सिंथेटिक इंडिकेटर, हमारे सिलेबस में 2 सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और सेकंड क्या है, फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की पहले बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि इसे हमने कहाँ पे बनाया है, लैब में बनाया है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, अगर आप लोग मिथाइल ऑरेंज को देखोगे ना तो इसका कौन सा कलर है, इसलिए इसका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज, सही है ना। अगर आप लोग इसको देखोगे तो इसका कलर क्या होता है, तब हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे बोल दिया जाता है मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर बताओ, तो न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है। अब अगर हम मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, अगर आप मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड, ऑरेंज का डार्क फॉर्म। ऑरेंज का डार्क फॉर्म क्या होगा, रेड, ठीक है ना। तो जब हम मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मैंने आपको एक बीकर दिया, उस बीकर में ना मैंने मिथाइल ऑरेंज भर के दिया था, क्या भर के दिया था, तो कैसा कलर दिखाई देगा, ऑरेंज। अब तुम्हारे हाथ में ना मान लो ऑरेंज जूस था, वो ऑरेंज जूस को आप उसमें डाल दोगे तो वो ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड, रेड, समझ गए। बिल्कुल, ये कलर पूछे जाते हैं 1 नंबर में, ये कलर याद करने हैं, इसीलिए कहा है ये चैप्टर साथ साथ पढ़ते चलो। जो आज पढ़ा रही हूँ उसे तुरंत याद कर लो, सबसे इजी चैप्टर बन जाएगा। डन, डाउट किसी को, आगे बढ़ूं। अब मैंने आपको फिर से मिथाइल ऑरेंज एक बीकर में भर के दिया, अब आप लोगों ने उसमें डिटर्जेंट का सॉल्यूशन डाल दिया तो उसका ऑरेंज कलर चेंज होगा, येलो कलर, ठीक है। जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज में क्या डालते हैं, बेस, क्या डालते हैं, तो इसका कौन सा कलर हो जाता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो। समझ आ गया क्या, ये कलर सबको याद करने हैं। अभी मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगी, सब लोग जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसलिए सारे कलर याद कर लेना अभी। उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नहीं सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन का न्यूट्रल कलर है, क्या है न्यूट्रल कलर, कलरलेस। जैसे पानी होता है ना, आप लोग ग्लास लो, ग्लास में डाल दो पानी, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, कलरलेस, वही फिनोल्फ्थलीन का कलर होता है। तो फिनोल्फ्थलीन का कलर कैसा है, कलरलेस। जब मैं इसमें
एसिड डालूंगी, क्या डालूंगी, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तब भी कलरलेस ही रहता है। समझ गए? यानी मैंने तुम्हें फिनोल्फथलीन का एक बीकर दिया और तुमने उसके अंदर लेमन जूस डाल दिया, लेमन जूस इज एसिड, कलरलेस रहेगा, कोई कलर चेंज। लेकिन अगर हम लोग फिनोल्फथलीन में डालते हैं बेस तो वो पिंक कलर देगा। समझ गए? अगर हम फिनोल्फथलीन में क्या डालते हैं तो उसका कैसा कलर आ जाता है, यानी अगर आपने फिनोल्फथलीन के बीकर में सोप सॉल्यूशन डाल दिया तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई क्या मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो हमने अभी पढ़ा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किस लिए यूज होते हैं? इंडिकेटर्स इसलिए यूज होते हैं कि हम ये टेस्ट कर पाएं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। उसके लिए क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। दो तरह के इंडिकेटर हैं, नेचुरल हमें नेचर से मिलते हैं, टर्मरिक का अपना कलर येलो होता है, बेस डालने पे वो रेडिश ब्राउन या रेड कलर में चेंज हो जाता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस पेपर, और मैंने बताया ब्लू लिटमस पेपर एसिड की प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा, रेड में, बेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा था हमारे पास रेड लिटमस पेपर, जिस पे आप बेस डालोगे तो किस में बदल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं केमिकल से, वो आपके सिलेबस में दो ही है, एक मिथाइल ऑरेंज, एक फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज, एसिड में रेड, बेस में येलो। फिनोल्फथलीन कलरलेस, एसिड में भी कलर, बेस में पिंक। वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, वो भी पढ़ा रही हूँ। हाँ ऑब्वियसली नेचुरल है, अनियन प्लांट है तो नेचुरल इंडिकेटर है। समझ आ गया? तो ये वो इंडिकेटर्स थे जिन्होंने कलर चेंज करके मुझे ये बताया कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। अब हमारे पास कुछ होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कौन से? सही है। अब ये क्या करेंगे, ये अपनी स्मेल को चेंज करके बताएंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which change their smell to deduct the given substance is acid or base। ये अपना कलर चेंज कर रहे थे एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अपने स्मेल को चेंज करेंगे। समझ गए क्या मेरी बात? अब हमारे सिलेबस में दो नेचुरल ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, ओनली दो। एक हाँ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which change their smell to deduct that given substance is acid or base। ठीक है, to deduct that given substance is acid or base। समझ गए? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करेंगे, अपने स्मेल को चेंज करेंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत? और इंडिकेटर सिर्फ अपने कलर को चेंज करके बताते हैं। हमारे सिलेबस में दो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं, दोनों नेचुरल, दोनों नेचर से मिलते हैं, एक अनियन और एक वनीला। आप पहले सुनो अनियन के बारे में। अनियन में एक स्मेल होती है अपनी, अजीब सी स्मेल होती है ना, सब लोगों ने स्मेल की है। अब देखो, तुम लोगों ने अनियन कभी काटा है घर पे? सबने काटा है। तो जब हम लोग अनियन काटते हैं तो अपने हैंड में से हमें अनियन की स्मेल आती है, फिर साबुन से धो तो जाती है क्या? नहीं जाती, नहीं जाती, प्रॉपर नहीं जाती है। आज जाके फिर से ये दो काम कर लेना, एक टर्मरिक वाला कर लेना, एक अनियन वाला कर लेना। हाँ सही कह रहे हो। जो अनियन होता है ना, वो अपनी स्मेल को एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं करता है, इसीलिए जब हम लोग प्याज को कट करते हैं तो प्याज को कट करने पर हमारे, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, साबुन तो बेस होता है, हाँ सॉरी। जब हम अनियन कट करते हैं ना तो एक स्मेल आती है, ठीक है, और हम लोग साबुन से धोते हैं, सोप से। सोप का नेचर क्या था? बेसिक। तो अनियन अपनी स्मेल को बेसिक सॉल्यूशन में डिस्ट्रॉय, इसीलिए साबुन से हाथ धोने पे भी हमारे हाथों में अनियन का स्मेल रहता है। लेकिन अगर आप नींबू लगा लो अपने हाथों में तो अनियन का स्मेल तुरंत खत्म, क्योंकि अनियन एसिड में अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉयड कर लेता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना? तो अगर मैं अनियन की बात करती हूँ, एक मिनट बेटा, बेस में क्या रहता है? रिमेन सेम।
इसका स्मेल डिस्ट्रॉयड नहीं होता, बट एसिड की प्रेजेंस में इट डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाती है इसकी स्मेल। अगर आप लोग लेमन का जूस ले लोगे ना, या लेमन अपने हैंड में लगा लोगे तो स्मेल डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। तो फिर डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। वैसे आजकल के साबुन से हो जाते हैं डिस्ट्रॉयड। अब मेरे पास एक मैं कोई एक मूवी है, वो गोल्ड वाली मूवी नहीं है, गोल्ड 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 करके, जिसमें 2 लेडीज हैं जो शूटर हैं। अरे 2 लेडीज ने मतलब ओल्ड एज में, वो शूटर है, दादी शूटर दादी कुछ ऐसे। अच्छा हाँ हाँ वही, हाँ सांड की आँख। उसमें जब वो लोग नहीं चाहते किसी के घर पे खाना खाने के लिए, तो बाद में वो कटोरी में एक नींबू का पानी आता है, वो पी लेते हैं, तो कहते हैं ये हाथ धोने के लिए है, ओ खाने की स्मेल डिस्ट्रॉयड करने के लिए है। मे भी ये होता हो कि इसलिए रखा जाता हो कि अनियन का स्मेल डिस्टॉर्ट हो जाए। वैसे तो मेरे ख्याल से फ्लेवर के लिए रखते हैं हम लोग तो। ठीक है हाँ, इसे अनियन का स्मेल है ना, लेमन की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉयड हो जाता है। हाँ तो खाना खाने के बाद माउथ से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है अरे अगर हम सैलेड में खाएंगे, हाँ वैसे तो इसीलिए ही है, समझ गए। दूसरा आ गया वनीला। ठीक है, उसमें एक बहुत अच्छी सी प्लीजेंट सी स्मेल होती है ना, उसमें एक बहुत प्लीजेंट सी स्मेल होती है। हाँ आइसक्रीम वनीला से बनती है, वो वनीला आइसक्रीम इसलिए है। हाँ एसेंस बोलो यार, हाँ एक्सट्रैक्ट बोल दो, मेन पॉइंट है वनीला। ठीक है ठीक है, अब सुनो, ये इसका एक प्लीजेंट सा स्मेल होता है, ये भी एसिड में अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉयड किस में करेगा, समझ गए मेरी बात। ठीक है, वनीला एसिड में अपनी स्मेल डिस्ट्रॉयड नहीं करता, बेस में अपनी स्मेल को लॉस कर देता है। ठीक है समझ गए, बेस में ये अपनी स्मेल को लॉस कर देगा। अब बताओ इंडिकेटर सबको अच्छे से समझ आ गए? किसी को इंडिकेटर में कोई भी प्रॉब्लम? पक्का पक्का? तो क्वेश्चन देखो अब जरा एक, अरे बात कर लो पहले। चलो बोर्ड में क्वेश्चन दिख गया। मेरे पास A B C 3 टेस्ट ट्यूब थी। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर, पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला। क्या डाला? और इसका कलर येलो हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? B टेस्ट ट्यूब थी, उसमें मैंने एक रेड लिटमस पेपर डाला, और रेड लिटमस पेपर डालने पे इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? क्योंकि रेड लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं कर रहा था, किसमें? एसिड में। एक सी टेस्ट ट्यूब था, इसमें कुछ सॉल्यूशन था, ब्लू लिटमस था, ब्लू लिटमस को जब इसमें डिप किया तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसमें क्या प्रेजेंट था? समझ गए क्या? पक्का? कोई दिक्कत? तो इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। डन। अब आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर पे, दैट इज एसिड। तो अब वो पढ़ेंगे एसिड। ठीक है, पहले छोटी छोटी बातें, फिर बड़ी बड़ी बातें। करूँ स्टार्ट? चलो कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं पहले। कॉमन एसिड क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट तुम लोगों ने बता दिया, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर। ठीक है, एसिड वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? सॉर। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इनका टेस्ट क्या होता है? हाँ बेटा, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले पेज पढ़ेंगे उसके बाद। सेकंड,
ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को, ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में, ठीक है, कोई दिक्कत। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। कोई दिक्कत है क्या, पक्का समझ आ गया। थर्ड पॉइंट पढ़े, चलो थर्ड पॉइंट, आपके जो एसिड होते हैं ना, ठीक है, जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, पहले तो एसिड का कोई एग्जांपल दो। मैंने क्लास स्टार्ट होते ही तीन एसिड नाम है, तीन एसिड याद कराए थे, HCl, दूसरा H2SO4, नेक्स्ट नाइट्रेट एसिड का फॉर्मूला ये बड़ा था, विनेगर का फॉर्मूला, विनेगर इज एसिटिक एसिड, ठीक है, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। आज तक तीन एसिड याद कराए थे, आज चौथा। अगली बार जब भी किसी से पूछना है एसिटिक एसिड तो नाम बता देना, CH3COH, दैट इज विनेगर। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन विनेगर होता है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस एसिड को किस में डालूंगी, वाटर में, किस में डालूंगी, ध्यान से देखते जाओ। तो अब मैंने इस एसिड को वाटर में डाल दिया, इसको भी, पानी का एक बीकर था, पानी के बीकर में मैंने कुछ ड्रॉप्स इन एसिड की डाल दी, तो क्या होगा, देखो जरा, जितने भी एसिड्स होते हैं ना, जब आप इन्हें पानी में डालते हो तो ये टूट जाते हैं, क्या होते हैं, और टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब आयंस क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज या जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, सही है ना, जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें आप क्या कहते हो, आयंस। तो जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब देखो कैसे, हमेशा एसिड पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन निकालता है। क्या निकालता है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन है इसलिए टूट जाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। देखो ये टूट गया तो H अलग, Cl, समझ गए, तो H निकलेगा ना, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, सही है ना। तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब एक पे पॉजिटिव आया है तो दूसरे पे कौन सा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो उस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। आप लोगों को बस इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हम एसिड को वाटर में डालते हैं, ठीक है, एसिड को किस में डालते हैं, तो वो टूट जाता है आयंस में, और कौन सा आयन निकालता है, H पॉजिटिव, कौन सा आयन निकालता है, और साथ में दूसरा कोई भी आयन निकालेगा, पर H पॉजिटिव तो निकालेगा ही। अब जैसे H2SO4 है, H2SO4 को तोड़ो, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, तो तोड़ दो, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, तो इसलिए दो हाइड्रोजन के आयन निकलेंगे, ठीक है, कितने हाइड्रोजन के आयन निकलेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, सल्फेट आयन SO4, कितना चार्ज आएगा, कितना नेगेटिव, दो नेगेटिव, क्योंकि दो थे ना H पॉजिटिव के, बोर्ड पे देखो एक H पे कितना चार्ज था, एक पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव, इसमें कितने हैं, दो पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, दो नेगेटिव। समझ गए मेरी बात, नहीं, हाँ लिख सकते हो, HNO3 को तोड़ दो, हमेशा हाइड्रोजन आयन सेपरेट होता है जब भी हम एसिड को किस में डालते हैं, वाटर में, याद रखना। अब यहाँ पर भी तोड़ दो तो अब H अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, और क्या निकलेगा, समझ गए क्या मेरी बात। आओ एसिटिक एसिड पे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, सेपरेट, हाइड्रोजन टूट जाएगा, CH3COO नेगेटिव, और साथ में क्या निकलेगा, समझ गए क्या मेरी बात। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं, समझ गए। अब जो सब्सटेंस पानी में जाके हाइड्रोजन आयन नहीं निकाल पाएगा वो एसिड नहीं होता, याद रखना मेरी बात को। 10th क्लास में जब तुम लोग 11th में जाओगे तो तुम लोग कुछ और बात पढ़ोगे, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए ये सच्चाई है कि जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में डाल दें, डिसॉल्व कर दें और वो हाइड्रोजन आयन निकाल दे,
तो वो क्या बन जाएगा, समझ गए? पर अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ पर सुनो। हाइड्रोजन आयन बहुत कम स्टेबल होता है। क्या होता है? बहुत ही कम स्टेबल होता है। वो इंडिपेंडेंटली ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, तो H पॉजिटिव ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, तो ये H पॉजिटिव पानी से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? अब ज़रा ध्यान से देखो, H2O में क्या जुड़ेगा? तो अब हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3 O और पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। समझ गए? हमारा हाइड्रोजन आयन हाईली अनस्टेबल है, बहुत लिमिटेड टाइम तक के लिए वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। तो हाइड्रोजन आयन जैसे ही निकलेगा वो वाटर से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। समझ गए? और इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव इज हाइड्रोजन आयन। समझ गए? मैं लिख रही हूँ, H पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। एंड H3O पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोनियम। हाँ बोलो, एक मिनट। H3O क्यों होगा सेकंड में? H3O पॉजिटिव ही तो बनेगा। पहले से ही दो बैलेंस कर लेंगे ना, बैलेंस कर लो। अब बोलो। हाँ नहीं, बैलेंस नहीं हुआ, 2 हाइड्रोजन के निकलने थे, 2 वाटर के चाहिए, ठीक है, 1 सल्फेट, ये लो, हो गया बैलेंस, ठीक है। हाँ बोलो, क्या ऐड किया? अभी बोला ना, देखो ऐसा हुआ, HCl था। एक मिनट मैं इसे इरेज करती हूँ फिर समझाती हूँ। एक मिनट देखो, HCl था, वो टूटा, किस में टूटा? H पॉजिटिव, और किस में टूटा? और यहाँ पे क्या था? ये क्या है? हाईली अनस्टेबल, इसलिए जैसे ही निकला ये इससे जुड़ गया, तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। और क्या बन गया? इसीलिए, एक मिनट रुक जाओ जी, हाँ समझ आ गया H3O पॉजिटिव क्यों है? एक मिनट, ये रियलिटी है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है ना, ये रियलिटी है। जब आप लोग एसिड को वाटर में डालते हो तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन आयन, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो वाटर से जुड़ जाता है और क्या बनाता है? लेकिन बार बार हम ये नहीं लिखते। अगर हम लोग 10th क्लास में ये नहीं लिखते, आप लोग 10th क्लास में बस इतनी बात लिखते हो कि HCl को हमने वाटर में डाल दिया और वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में बस इतनी सी बात लिखते हो कि जब हम लोग HCl को वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। आप लोग ये रिएक्शन लिखोगे, बट ये रियलिटी है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग तब ये बात लिखोगे। आप लिखोगे जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलता है, बट हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वो वाटर के साथ ऐड होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए।